एक गांव के कुछ दूर पर ही एक झोपड़ी थी जिसमें राजू अपनी दादी और छोटी बहन जूली के साथ रहा करता था। राजू की दादी जो कि इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनसे कुछ काम नहीं हो सकता था। राजू जो कि सिर्फ 12 साल का ही था और जूली 8 साल की ही थी। वे इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं जोड़ पाते थे। दादी उमा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो किसी के यहाँ काम करके भी कुछ पैसा नहीं कमा सकती थी और राजू भी बहुत छोटा था जिसके कारण कोई उसे काम पर नहीं रखता था, जिसके कारण राजू और जूली जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाया करते थे। राजू रोज सुबह उठता और अपनी बहन जूली के साथ जंगलों में लकड़ियाँ चुनने चला जाता था और जो भी लकड़ियाँ चुनकर लाता उसे पास ही की एक दुकान पर बेच देता था जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन राजू सुबह उठकर अपनी बहन जूली से बोलता है, बहन आज जल्दी जल्दी चलो, आज कुछ ज्यादा ही लकड़ियाँ चुनकर लेकर आएंगे जिससे कि हमें कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएगा, जिससे हम कुछ ज्यादा राशन का सामान ले लेंगे। तभी जूली कहती है, ठीक है भैया, मैं जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ, हम दोनों जल्दी जल्दी जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आएंगे। ये कहकर दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा घना जंगल आ जाता है। राजू कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है और जूली लकड़ियों को चुन चुनकर जमा करने लगती है। तभी वहाँ से उसी राज्य के मंत्री सिपाही के साथ गुजर रहे होते हैं। मंत्री राजू को देखकर राजू से पूछते हैं, ये लड़का, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तभी राजू बोलता है, मालिक, हम बहुत ही गरीब हैं। हम जंगल से लकड़ियाँ चुनकर ले जाते हैं और इसे बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। मंत्री जी राजू को बोलते हैं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? तभी राजू बोलता है, नहीं मालिक, मेरे माता पिता कुछ दिन पहले गुजर गए हैं जिसके कारण हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी दादी है जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनसे कुछ काम नहीं हो पाता है। हम 2 भाई बहन ही हैं जो कि लकड़ियाँ चुनकर ले जाते हैं और इसे बेचकर अपने परिवार के लिए राशन जोड़ पाते हैं। ये सब सुनकर मंत्री जी एक पैसों की पोटली राजू को दे देते हैं। राजू वो पोटली ले लेता है। मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। राजू और जूली पोटली देखकर खुश हो जाते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और राजू की वो पोटली राजू से छीनकर भाग जाते हैं। राजू और जूली वहीं बैठकर रोने लगते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसा नसीब है हमारा, जो कोई भी हमें मदद करता है वो भी कोई दूसरा लेकर भाग जाता है। ये कहकर वो रोने लगते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये सारी बातें अपनी दादी को बताते हैं और दादी भी ये सब सुनकर रोने लगती है। उधर चोर जो राजू की पोटली लेकर भाग गया था, वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती थी ना कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आते हो, कुछ भी नहीं खरीद कर देते हो। देखो, मैं आज तुम्हारे लिए कितना सारा पैसा लेकर आया हूँ। ये सारे पैसे देखकर उसकी पत्नी उससे बोलती है, इतना सारा पैसा तुम कहाँ से ले आए हो? कहीं चुरा कर तो नहीं लाए हो? वो गुस्से में बोलने लगती है। तभी वो बोलता है, हाँ, मैं एक लड़के के पास से चुरा कर लाया हूँ। तब उसकी पत्नी बोलती है, तुम अब चोरी भी करने लगे हो? मुझे किसी के चुराए हुए पैसे नहीं चाहिए। उसकी पत्नी गुस्से में बोलती है, नहीं, ये सारे चोरी के पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम ये सारे के सारे पैसे उस लड़के को वापस लौटा कर आओ। ये कहकर उसकी पत्नी उसे भेज देती है। अगले दिन राजू और जूली जंगल में लकड़ियाँ लेने निकल जाते हैं। वो दोनों लकड़ियाँ चुन ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से राजा साहब अपने मंत्री और सिपाही के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। राजू को देखकर राजा साहब मंत्री जी से पूछते हैं, ये बच्चा कौन है और ये इतने घने जंगल में क्या कर रहा है? मंत्री जी राजा साहब को पूरी बात बताते हैं और मंत्री जी राजू से पूछते हैं, राजू, कल मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने उसका क्या किया? आज फिर से तुम लकड़ियाँ काटने आए हो? राजू और जूली रोने लगते हैं और रोते रोते मंत्री जी और राजा साहब को पूरी बातें बताते हैं। राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मंत्री जी से कहते हैं,
मंत्री जी, अपने पूरे राज्य में सैनिकों को भेजकर पता लगाइए कि ये किसकी जुर्रत है, किसने ऐसा किया है। तभी पूरे गांव में मंत्री और उनके सैनिक उस चोर को खोजने लगते हैं। वो चोर सैनिकों को देखकर डर जाते हैं और भाग भागकर जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन राजू वहां नहीं मिलता। वो वापस अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, मैंने पूरी तरह से जंगल खोज लिया है, लेकिन वो लड़का नहीं मिल रहा है। उसकी पत्नी बोलती है, तुम कल सुबह जाना, वो तुम्हें जरूर मिलेंगे, तब तुम उन्हें पैसे वापस देकर आ जाना। कल सुबह जब चोर उठता है और वो पैसों की पोटली को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में राजू को देखकर खुश हो जाता है और उसे वो पोटली वापस दे देता है। राजू पोटली लेकर वापस घर चला जाता है। उसी पैसे से वो एक अच्छा सा घर बना लेता है और वहीं गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। अब राजू बड़ा हो जाता है और उसी गांव के एक जमींदार के पास काम करने लगता है। एक दिन की बात है, राजू जब जमींदार के पास काम कर रहा होता है तो राजा साहब उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। राजा साहब राजू को देखकर बोलते हैं, तुम राजू हो ना? राजू बोलता है, हाँ मालिक, मैं वही राजू ही हूँ। राजा साहब राजू को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम मेरे यहाँ कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? मेरे पास बहुत सारे काम है। राजू बोलता है, मालिक, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके पास काम करूँगा। राजा जी बोलते हैं, ठीक है, कल सुबह तुम महल आ जाना, मंत्री जी तुम्हें काम समझा देंगे। राजू ये सारी बातें अपनी दादी को बताता है। दादी और जूली बहुत खुश हो जाते हैं। राजू अगले दिन तैयार होकर राजा साहब के महल की ओर चला जाता है। राजा साहब अब राजू को अपने अनाज के गोदाम में लेकर जाते हैं और मंत्री जी से बोलते हैं पूरा काम समझा देने के लिए, क्योंकि राजा साहब को अब मंत्री पर भरोसा नहीं रहता है। मंत्री जी राजू को पूरी बातें समझा देते हैं और उसे काम देकर चले जाते हैं। राजू पूरी तरह काम समझ जाता है और बहुत जल्दी समझ जाता है और बड़ी ईमानदारी के साथ काम करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ जाता है। अब जूली राजू से कहती है, रक्षाबंधन आ रहा है भैया, मेरे लिए तुम क्या उपहार लाओगे? राजू जूली से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए मेरी प्यारी बहना? जो बोलोगी मैं वो लेकर आऊंगा। जूली बोलती है, भैया मेरे लिए तुम सोने के कंगन ले आना। राजू खुश होकर बोलता है, ठीक है बहना, मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन बनवा कर लेकर आऊंगा। ये कहकर राजू काम पर चला जाता है। एक छोटे से घर में कमला देवी सास, एक पारंपरिक विचारों वाली महिला और नैना बहू, आधुनिक सोच रखने वाली युवा महिला, राजेश कमला देवी का बेटा और नैना का पति, अनु राजेश और नैना की बेटी। दोनों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते थे। एक दिन घर में हंसी खुशी का माहौल था क्योंकि अनु का जन्मदिन था। नैना पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पार्टी के लिए कुछ आधुनिक सजावट का सामान निकाला, कमला देवी को गुस्सा आ गया। नैना, ये क्या रंग बिरंगे गुब्बारे और ये चमक दमक वाला सामान ले आई हो? हमारी परंपराओं में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में रहती हो। माँ जी, आजकल बच्चे इन चीजों को पसंद करते हैं। ये उनका दिन है, उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। खुशी सिर्फ इन चमक दमक से नहीं मिलती। हम भी तो खुश थे बिना इन सब के। तुम समझती क्यों नहीं हो? माँ जी, मैं जानती हूँ कि हमारी परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समय के साथ हमें थोड़ा बदलना भी चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि अनु खुश रहे। कमला देवी ने नाराजगी में अपना मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चली गई। नैना ने भी खिन्न मन से पार्टी की तैयारी जारी रखी। अनु के दोस्तों ने पार्टी का खूब आनंद लिया, लेकिन कमला देवी के चेहरे पर असंतोष की झलक साफ नजर आ रही थी। अगले दिन
सुबह सुबह कमला देवी और नैना के बीच फिर से तकरार शुरू हो गई। इस बार मुद्दा था खाना पकाने का। नैना, तुमने फिर से ये पिज्जा और पास्ता बना दिया। हमारे घर में हर रोज ये विदेशी खाना क्यों बन रहा है? माँ जी, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है और फिर अनु और राजेश दोनों को ये बहुत पसंद है। परिवार की सेहत का ख्याल भी तो रखना चाहिए। ये सब खाने से सेहत बिगड़ सकती है। माँ जी, मैं संतुलित आहार का ध्यान रखती हूँ। कभी कभी बच्चों को उनकी पसंद एक दिन राजेश ने सोचा कि क्यों न माँ और नैना के साथ मिलकर एक दिन बिताया जाए। उसने दोनों को एक साथ मंदिर चलने का प्रस्ताव दिया। माँ, नैना, आज हम सब मिलकर मंदिर चलें। बहुत दिनों से हम सब ने एक साथ समय नहीं बिताया। कमला देवी और नैना दोनों राजेश की बात को टाल नहीं सकी और राजी हो गईं। मंदिर में पूजा के बाद वे पास के बगीचे में बैठ गए। वहां का शांत वातावरण और पंछियों की चहचहाहट ने सभी के मन को शांत कर दिया। माँ, नैना, मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच मतभेद हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कमला देवी और नैना एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद नैना ने पहले बोलने का साहस किया। माँ जी, मुझे पता है कि आपकी परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे घर में भी खुशी और प्यार बना रहे। कमला देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नैना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही थी। मुझे भी तुम पर ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। मैंने अपने तरीके से सब कुछ करना चाहा, लेकिन मुझे तुम्हारे तरीके को भी समझना चाहिए। राजेश ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। देखा, जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कमला देवी और नैना ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। नैना ने पारंपरिक रसोई के कुछ व्यंजन भी सीख लिए और कमला देवी ने भी कभी-कभी आधुनिक खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर अनु की परवरिश में अपना योगदान दिया और अनु ने भी अपनी दादी और माँ के प्यार में कोई कमी नहीं देखी। घर में अब खुशी का माहौल था, जहाँ समझदारी और प्यार ने हर मतभेद को दूर कर दिया था। ये कहानी दो भाइयों के बीच है, जिसमें एक का नाम राकेश और दूसरे का नाम मुकेश होता है। राकेश बड़ा भाई होता है और मुकेश छोटा। राकेश पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसके कारण वह गांव में ही मजदूरी करके अपने परिवार चलाया करता था।
मुकेश पढ़ा था, जिसके कारण मुकेश गांव से दूर एक शहर में अच्छी नौकरी किया करता था। राकेश की एक बेटी थी जिसकी नाम रीमा थी और मुकेश के पास एक बेटा था। कई दिन बीत जाती है, राकेश को कहीं भी काम नहीं मिल रही होती है। राकेश के घर का राशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। रीमा की माँ रीमा के पापा से बोलती है, रीमा के पापा, आज खाने में क्या बनेगा? आज का तो राशन भी नहीं बचा है। कई दिनों से आप काम पर भी नहीं जा रहे हैं और राशन भी नहीं ला रहे हैं। हमारी बेटी आज क्या खाएगी? आप तो कुछ सुनते ही नहीं हैं। तभी राकेश बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तो लगता है मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा हूँ। अभी बाजार मंदा है, जिसके कारण कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा है। यह कहकर रमेश वहां से चला जाता है। राकेश फिर बाजार की तरफ चला जाता है और काम की तलाश करने लगता है। थोड़ी देर बाद रीमा अपने माँ से बोलती है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ, कुछ खाने को दो ना। उसकी माँ बोलती है, बेटी, आज तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बनाकर खाने को दे दूं। तुम एक काम करो, तुम अपनी चाची के पास चली जाओ, वही तुम्हें कुछ खाने को दे देगी। तभी रीमा अपने चाची के पास जाती है। उसकी चाची अपने बेटे को खाना खिला रही होती है। रीमा अपने चाची को बोलने लगाती है, चाची चाची, मुझे भी खाना दो ना, मैं भी भूखी हूँ। लेकिन उसकी चाची बहुत ही बदमाश थी, जिसके कारण वह उसे खाना नहीं देती है और उसे वह से भगा देती है। न जाने कहां से आ जाते हैं, खाने के समय ही मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी या दूसरे के बच्चे को। रमेश को कोई काम नहीं मिलता है, जिसके कारण वह घर भी जाना नहीं चाहता है और रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसके गांव के ही एक मित्र उससे बोलता है, कैसे हो रमेश भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही बैठे हैं। बाजार गए थे काम के लिए, लेकिन बाजार बहुत ही मंदा है, जिसके कारण कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है। अरे मित्र, ये सब मुझे पहले बतानी चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम मेरे साथ ही काम क्यों नहीं कर लेते हो? मैं टमाटर की खेती करता हूँ और उसे मंडी में ले जाकर व्यापारी को बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है। अगर तुम मेरे साथ ये काम करना चाहो तो कर सकते हो। रमेश कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, हाँ मित्र, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा। यह कहकर दोनों वह से अपने अपने घर चला जाता है। घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे सुनती हो, भाग्यवान, आज मेरे मित्र मिले थे, वो अपने साथ ही काम करने के लिए बोले हैं। रमेश की पत्नी ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश अपने मित्र के पास चला जाते हैं और वहां से वह दोनों अपने खेत की ओर निकल जाते हैं। वह दोनों मिलकर टमाटर की खेती करने लगता है। रमेश बहुत मेहनत करने लगता है। एक दिन रमेश काम करके अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी को बोलता है, आज का सारा काम तो हो गया है, बस बारिश न हो जाए। बारिश हो गई तो सारा टमाटर खराब हो जाएगा। रमेश खाना खा के सो जाते हैं। कल सुबह जब उठता है तो देखता है रात में बारिश हुई होती है, जिसके कारण सारा टमाटर खराब हो गई होती है। रमेश अपने मित्र से बोलता है, ये क्या हो गया मित्र, सारा फसल खराब हो गया है मित्र। हाँ मित्र, फसल तो खराब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से टमाटर को उगाएंगे। यह कहकर रमेश को घर जाने के लिए बोल देता है। रमेश अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद दोनों मिलकर फिर से टमाटर की खेती करता है और अब की बार बहुत है, अच्छा फसल उगता है। वह दोनों मिलकर उस टमाटर को बाजार में ले जाता है और उससे अच्छी आमदनी होने लगता है। यह सब देखकर रीमा की चाची बहुत जलने लगती है। दोस्त की मदद से ही तो जी रहा है, नहीं तो कब का ना पूरा परिवार खत्म हो गया रहता। राकेश और उसके मित्र काम खत्म करके शाम के समय एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और कुछ कुछ बातें होती रहती हैं। तभी रमेश अपने मित्र से बोलता है, मित्र, आज बैगन के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ भाई रमेश, मुझे भी बैगन के पकौड़े बहुत पसंद है, मुझे भी बारा मन कर रहा है, पर हमारे यहाँ तो बैंगन के पकौड़े तो कोई नहीं बनता है। भाई, क्यों ना हम बैगन की खेती करके
सुबह में उसी बैगन को मंडी बेच दिया करेंगे और कुछ बैगन को रख कर शाम के समय बैगन के पकौधे का ठेला लगाए, जिससे हमारी आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी और हम ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे। तुम ठीक बोल रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था और वे साथ मिलकर काम करते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे मेहनत से काम करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रामू बड़ा भाई था और हमेशा अपने छोटे भाई श्यामू का ख्याल रखता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू को लगने लगा कि वह ज्यादा काम कर रहा है और श्यामू कम। वह यह सोचने लगा कि श्यामू उसकी मेहनत का फायदा उठा रहा है। श्यामू, जो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, रामू की इस सोच से अनजान था। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा, तुम खेत में मेहनत नहीं करते, बस आराम करते रहते हो। मैं अकेले ही सारा काम करता हूं। श्यामू यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, भाई ऐसा तो नहीं है, मैं भी मेहनत करता हूं, लेकिन शायद तुमको ऐसा लग रहा है। रामू का गुस्सा बढ़ता गया और बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई और वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। गांव के लोग भी इस बात से चिंतित हो गए, क्योंकि दोनों भाइयों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जो उन्हें बचपन से जानता था, उनकी लड़ाई के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह उनके पास गया और बोला, बेटा, तुम दोनों भाई हो और भाइयों में ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या है उसे बैठकर सुलझाओ। रामू और श्यामू दोनों ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और अपने झगड़े के बारे में सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से लड़ रहे थे। फिर उन्होंने बैठकर बात की, अपनी गलतफहमियों को दूर किया और एक दूसरे से माफी मांगी। दोनों ने फिर से एक साथ मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिया और उनका प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी समझ गए कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। गांव के लोग उनकी मेहनत और लगन से प्रभावित हुए और उनकी मदद के लिए आगे आए। रामू और श्यामू ने गांव के लोगों की मदद से अपने खेत को फिर से हरा भरा कर लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों के बाद उनकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। इस बार जब फसल तैयार हुई तो रामू ने श्यामू से कहा। श्यामू ने भी सिर हिलाते हुए कहा। उनकी इस मेहनत और एकता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग रामू और श्यामू को एक उदाहरण मानने लगे और उनके खेत को भाइयों का खेत कहने लगे। इस घटना के बाद रामू और श्यामू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि चाहे कोई भी समस्या आए, वे उसे आपस में बातचीत करके ही सुलझाएंगे। दोनों भाइयों ने अपने जीवन में कभी भी फिर से कोई लड़ाई नहीं की और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। गांव के लोगों ने भी उनसे सीख ली कि परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब परिवार एकजुट रहता है तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रामू और श्यामू की नई पहल से गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। वे दोनों भाई अब सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। उन्होंने जो पाठशाला शुरू की थी, वह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही थी। गांव के बच्चे और युवा बड़े उत्साह के साथ यहां आते और खेती के साथ साथ जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी सीखते। रामू और श्यामू ने पाठशाला के माध्यम से न केवल खेती की नई तकनीकों को सिखाया, बल्कि बच्चों को यह भी समझाया
कि जीवन में एकता, सहयोग और परिश्रम का क्या महत्व है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब परिवार और समुदाय मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। उनकी पाठशाला से कई होनहार बच्चे निकले जो आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों में सफल हुए। कुछ ने खेती में नए आविष्कार किए तो कुछ ने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया। रामू और श्यामू को गर्व था कि उन्होंने गांव को एक नई दिशा देने में मदद की थी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतने के साथ साथ रामू और श्यामू के पास कई नई चुनौतियां आईं। गांव के बाहर के लोग भी उनकी ख्याति सुनकर उनसे मिलने आने लगे। उन्होंने रामू और श्यामू से अपने गांव में भी ऐसे ही पाठशाला शुरू करने की सलाह मांगी। रामू और श्यामू ने खुशी खुशी उनकी मदद की और उन्हें अपने अनुभव से सीखने का मौका दिया। धीरे धीरे उनके प्रयासों से पास के अन्य गांवों में भी इसी तरह की पाठशालाएं शुरू हो गईं। इससे न केवल रामू और श्यामू के गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी खुशहाली फैलने लगी। लोग अब नई तकनीकों और ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे थे। रामू और श्यामू की पहल से पूरे क्षेत्र में एक नई जागरूकता आई। लोग अब समझ गए थे कि शिक्षा और एकता के बिना प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने गांव-गांव में यह संदेश फैलाया कि अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। समय बीतता गया और रामू और श्यामू की उम्र भी ढलने लगी, लेकिन उनके दिल में गांव और समाज के प्रति सेवा का जज्बा हमेशा कायम रहा। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी को सौंपने का संकल्प लिया। उनके बच्चे और गांव के अन्य युवा अब उनकी पाठशाला और उनके खेत का काम संभालने लगे थे। रामू और श्यामू ने अब अपने जीवन को थोड़े आराम से जीना शुरू किया, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने गांव और लोगों की भलाई पर रहता था। वे अब गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने की कहानियां सुनाते। उनकी यह कहानी केवल एक गांव की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की बन गई। रामू और श्यामू ने अपने जीवन में जो मेहनत, एकता और प्यार का बीज बोया था वह अब पूरे क्षेत्र में फल फूल रहा था। और इस तरह रामू और श्यामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम धैर्य, मेहनत और एकता के साथ उनका सामना करें तो सफलता जरूर मिलती है। उनके संघर्ष, समझदारी और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें और उनके गांव को हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। रामू और श्यामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनके गांव के लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। उनके प्रयासों से एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह यात्रा अब पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन चुकी थी। रामू और श्यामू की कहानी अब पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी और उनके नाम का सम्मान किया जाने लगा। उनके खेत और पाठशाला अब क्षेत्रीय विकास का केंद्र बन गए थे। उनके प्रयासों से कई गांवों में विकास की लहर दौड़ गई और लोग शिक्षा और तकनीक के महत्व को समझने लगे। रामू और श्यामू की उम्र बढ़ने के साथ ही उनके परिवारों में भी बदलाव आ रहे थे। उनके बच्चे अब बड़े हो गए थे और उन्होंने भी अपने पिता और चाचा के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। रामू के बेटे मोहन और श्यामू की बेटी राधा ने खेती के नए तरीकों और आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया। वे दोनों अब न केवल अपने परिवारों की देखभाल कर रहे थे, बल्कि पूरे गांव के लिए भी नए नए परियोजनाएं ला रहे थे। मोहन और राधा ने मिलकर गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की, जिसमें गांव के हर किसान को शामिल किया गया। इस समिति का उद्देश्य था कि सभी किसान मिलकर अपनी फसल बेचें और उनके लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करें। इस पहल से गांव के किसानों को आर्थिक मजबूती मिली और वे अब अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने लगे। रामू और श्यामू, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा गांव की सेवा में लगाया था, यह देखकर बहुत खुश थे कि उनके बच्चे भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है
और अब गांव में कोई भी पिछड़ा नहीं रह गया है। एक दिन रामू और श्यामू ने अपने बच्चों और गांव के लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, हमने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित की है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम यह जिम्मेदारी पूरी तरह से आप लोगों के हाथों में सौंप दें। हम जानते हैं कि आप लोग इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हैं। मोहन और राधा और गांव के अन्य युवा इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता और चाचा को वचन दिया कि वे उनके आदर्शों पर चलेंगे और गांव को और भी उन्नति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। रामू और श्यामू ने अब अपनी बाकी जिंदगी को शांति और संतोष के साथ बिताने का फैसला किया। वे अब अधिकतर समय अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताते, कहानियां सुनते सुनाते और अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचते। गांव के लोग उन्हें अपने बुजुर्गों के रूप में बहुत सम्मान देते थे और जब भी उन्हें कोई सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, वे रामू और श्यामू के पास जाते। समय बीतता गया और रामू और श्यामू ने अपनी आखिरी सांस तक गांव की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद गांव में एक बड़ी शोक सभा आयोजित की गई, जहां सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव के लोगों ने उनके सम्मान में उनके नाम पर एक स्मारक बनवाया, जहां हर साल एक उत्सव आयोजित किया जाने लगा, जिसे भाईचारे का उत्सव कहा जाता था। इस उत्सव में गांव के लोग और आसपास के गांवों के लोग एकत्र होते और रामू और श्यामू की कहानी को याद करते हुए एकता, सहयोग और मेहनत के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते। रामू और श्यामू की यह कहानी अब केवल एक परिवार या गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्रेरणा बन चुकी थी। उनके जीवन की सीख ने कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन दिया और आगे भी देती रहेगी। उनकी यादें और उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमेशा के लिए गांव के दिलों में बसे रहेंगे।